अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लीमेंट सिस्टम और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से पाथवे होते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी लिहाज से कम्प्लीमेंट सिस्टम मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें। इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी कंसर्न होगा कम्प्लीमेंट सिस्टम से रिलेटेड वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? ये एक्चुअली मोर देन 30 प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है और ये जो प्रोटीन होती हैं ये मोस्टली कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स, वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती है। लिवर के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद ये कहाँ पे आ जाती है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये है ब्लड वेसल्स और ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो इसकी एक्टिवेशन कब होती है? जब इनको कोई प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है। और ये स्टिमुलस क्या हो सकता है? कोई स्पेसिफिक एंटीजन हो सकता है या कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी हो सकती है। तो जब इन प्रोटीन्स का इंटरेक्शन होगा स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ तो इनकी क्या हो जाती है? एक्टिवेशन हो जाती है। तो जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसा कि ये कुछ कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हैं वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब ये ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है या कोई पैथोजन का सेल है, उसकी सरफेस के ऊपर कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके अटैच हो जाती हैं और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये टैग का काम करती हैं कि जब मैक्रोफेजेस इंगल्फ करने के लिए आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो वो क्या करते हैं? इन टैग को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजीली बैक्टीरिया या फिर जो डिफरेंट पैथोजन होते हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन और इसमें ये जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन रोल अदा कर रही हैं इसको हम कहते हैं ऑप्सिनिन कहते हैं। इसके अलावा कुछ कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन को इन्हांस कर देती हैं, यानी कि प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर के तौर पे एक्ट करती हैं। और इसके अलावा कुछ जो होती हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो मिलके क्या करती हैं? जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं या डिफरेंट जो पैथोजेनिक सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर देती हैं? लाइसिस करवा देती हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के। तो यानी कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है या जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और अकॉर्डिंग टू मैनी साइंटिस्ट ये हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इन्नेट इम्यून सिस्टम तक ही महदूद होता है। जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल होता है। मसलन जैसे हम क्लासिकल पाथवे में देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ की मदद से जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है क्लासिकल पाथवे का वो एक्टिवेट होगा। अब हम देखते हैं कि जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं इनको हम नेमिंग किस तरह से देते हैं। तो हम इनको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में एक नंबर दे देते हैं। मसलन जैसे C1 है, C2, C3, C4। ये जो नंबर होता है ये क्या करता है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है। मसलन जैसे C1 जो है वो सबसे पहले कम्प्लीमेंट प्रोटीन डिस्कवर हुई है, फिर C2 उसके बाद डिस्कवर हुई है, फिर C3 डिस्कवर हुई है, फिर C4 डिस्कवर हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम नेम देते हैं। अब जब इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या होती हैं? ये जो प्रोटीन होती हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं स्मॉल a और एक को हम कहते हैं स्मॉल b। ये जो स्मॉल a होता है ये स्मॉल कंपोनेंट होता है, ठीक है, और जो स्मॉल b होता है ये बिग कंपोनेंट होता है। b से बिग हो गया या b से बड़ा हो गया। ठीक है, मसलन जैसे अगर C4 है इसकी ब्रेक डाउन होगी तो उससे बनेगा C4a और C4b। तो जो B कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? बड़ा कंपोनेंट होगा, बिग कंपोनेंट होगा, और A जो होगा वो स्मॉल होगा। लेकिन एक जगह पे एक्सेप्शन होती है C2 के केस में, कि जब C2 की ब्रेक डाउन होती है और उससे जो बनता है C2A और C2B जो बनता है उसमें A जो कंपोनेंट होता है वो बिग कंपोनेंट होता है और जो B कंपोनेंट होता है वो स्मॉल कंपोनेंट होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे उसमें B कंपोनेंट जो होता है वो बड़ा होता है और जो कम्प्लीमेंट सिस्टम में जो पाथवे होते हैं उसमें B कंपोनेंट का अहम रोल होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को मेंशन किया हुआ है जो कि डिफरेंट कम्प्लीमेंट पाथवे में यूटिलाइज होती हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एक कम्प्लीमेंट प्रोटीन को हम कैपिटल B से शो करते हैं, इसमें ये जो है C वाला रोल अप्लाई नहीं होता। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का और कम्प्लीमेंट सिस्टम का।
अब हम देखते हैं कि कंप्लीमेंट सिस्टम में कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें 3 पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो पाथवे होता है उसको हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे। इसको हम क्लासिकल पाथवे इस वजह से कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कवर हुआ था, यानी सबसे पुराना पाथवे यही है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे। फिर इसके बाद इसका एक अल्टरनेटिव पाथवे डिस्कवर हुआ था, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे कहते हैं, यानी कि क्लासिकल पाथवे का वो अल्टरनेटिव था, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। और एक और पाथवे जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है उसको हम कहते हैं लेक्टिन पाथवे। ठीक है, तो ये 3 पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 इन सब पाथवे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन पाथवे को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल है ज़ाहिर मेड, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो न्यू वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लासिकल पाथवे को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बैक्टीरिया शो किए हुए हैं, एक येलो है और एक ब्लू से और एक ग्रीन से मैंने शो किया हुआ है। तो लाजमी नहीं कि जो कंप्लीमेंट जो पाथवे होता है वो बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर ही एक्टिवेट होगा, किसी और पैथोजन की सरफेस के ऊपर भी एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट बैक्टीरिया को शो किया हुआ है। तो जो क्लासिकल पाथवे होता है ये एंटीबॉडीज़ की मदद से एक्टिवेट होता है, यानी कि ये क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, और हर तरह की जो एंटीबॉडी होती है वो इसको एक्टिवेट नहीं करवा सकती। स्पेसिफिक टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, मसलन जैसे IgM और कुछ क्लासेस होती हैं IgG की, वो क्या करवा सकती हैं, क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करवा सकती हैं। तो अब क्या होगा, जब एंटीबॉडीज़ क्या होंगी इस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर आके अटैच होंगी, ये IgM भी हो सकती है और IgG भी हो सकती है, तो उनके इस FC पोर्शन को क्या होगा, फर्स्ट जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है C1 वो इसको रिकॉग्नाइज करेगी। अब ये जो C1 होती है ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में होती है, यानी इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं C1Q और 2 इसमें होते हैं C1R और 2 इसमें होते हैं C1S। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 कंपोनेंट। तो इसमें कितने होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि C1 कम्प्लेक्स का ये जो पोर्शन है C1Q वो क्या करता है, इन FC पोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ होगा कि ये जो C1 पोर्शन है वो इन FC पोर्शन को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और इस C1Q के साथ ये 4 और कंपोनेंट भी होते हैं, यानी कि C1R, 2 C1R होंगे और 2 C1S भी होंगे। अब जब यहाँ पे अटैच हो जाएगा C1Q इन एंटीबॉडीज़ के ऊपर, तो अब क्या होगा, C1R की एक्टिवेशन हो जाएगी, फर्स्ट C1R की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो अब ये जो C1R है वो दूसरे वाले C1R को एक्टिवेट करवाएगा। अब ये जो दूसरे वाला C1R एक्टिवेट होगा ये दोनों C1S को एक्टिवेट करवा देगा। अब ये जो C1S होते हैं ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनको उनकी ब्रेक डाउन करवाएंगे और उनको एक्टिवेट करवा देंगे। तो वो कौन कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन है, वो है C4 और C2। तो ये जो है C1S वो क्या करेगा, C4 को कट कर देगा और C4A बनेगा और C4B बन जाएगा। इस तरह ये जो S पोर्शन है ये C2 की भी ब्रेक डाउन करेगा और उससे क्या बनेगा, C2A और C2B। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो पाथवे होते हैं कंप्लीमेंट पाथवे, इसमें बिग पोर्शन इन्वॉल्व होता है पाथवे में। तो यहाँ पे जो यूटिलाइज होगा C4 का पोर्शन वो होगा C4B और यहाँ पे जो यूटिलाइज होगा वो होगा C2A, क्योंकि मैंने बताया था कि C2 के केस में एक्सेप्शन होती है कि वहाँ पे जो A पोर्शन होता है वो बिग होता है और B पोर्शन जो है वो स्मॉल होता है। तो अब क्या होगा, जब इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो ये जाके बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। कौन कौन से, C4B आके अटैच होगा और C2A यहाँ पे आके अटैच होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच होंगे। ठीक है, तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हमारे पास 2 कंपोनेंट आके अटैच हो गए हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर। एक कौन सा है, C4B
और दूसरे को मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूँ ब्लू से, वो कौन सा है C2A। और यहाँ पे मैं मेम्ब्रेन भी शो कर देता हूँ कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये दोनों कंपोनेंट मिलके एक अलग प्रोटीलिटिक एंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, C3 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि ये C3 की ब्रेक डाउन करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, तो अब क्या होगा, C3 की ब्रेक डाउन होगी। तो जब C3 की ब्रेक डाउन होगी तो उससे भी क्या होगा, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स यहाँ पे जनरेट होंगे C3 के। कौन कौन से, C3A और C3B। तो इसमें जो बड़ा कंपोनेंट है यानी C3B वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो अब क्या होगा, वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो अब क्या, अब कौन कौन से कंपोनेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हो गए हैं, C4B, C2A और साथ में आके अटैच हो गया है C3B। अब ये जो हैं तीनों कंपोनेंट C4B, C2A और C3B, अब ये एक और एंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, C5 कन्वर्टेज। तो अब ये C3 कन्वर्टेज नहीं है बल्कि क्या बन गया है, C5 कन्वर्टेज। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि क्लासिकल पाथवे जो है उसमें C5 कन्वर्टेज किस तरह से बनता है। तो अब हम देखते हैं कि जो लेक्टिन पाथवे होता है उसमें C5 कन्वर्टेज किस तरह से बनेगा। तो जैसे हमने देखा था कि क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडीज़ की मदद से क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन हुई थी, लेकिन लेक्टिन पाथवे में इस तरह से नहीं होता। इसमें होता यह है कि जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ फंजाई होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो है मैनोज। तो मैनोज क्या होता है, इन बैक्टीरिया या जो डिफरेंट पैथोजन होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। अब इन मैनोज के ऊपर क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सपोज्ड है मैनोज, इसकी सरफेस के ऊपर क्या आके अटैच हो जाएगी, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। अब इन मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ क्या अटैच होते हैं, डिफरेंट प्रोटीलिटिक एंजाइम अटैच होते हैं। तो डिफरेंट प्रोटीलिटिक एंजाइम इनके ऊपर अटैच होते हैं जिनको हम कहते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, मैस्प कहते हैं। और मैस्प2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन होती हैं जो इन मैनोज के ऊपर आके अटैच हो सकती हैं या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आके अटैच हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं फिकोलिन। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन ही होता है। तो जब ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन इन मैनोज के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो कि MBL के साथ अटैच हैं, वो अब क्या करेंगे, C1S की तरह एक्ट करेंगे। जैसे C1S ने क्या किया था, C4 और C2 को ब्रेक डाउन कर दिया था, तो इसी तरह ये जो है मैस्प2 ये भी क्या करेंगे, C4 और C2 को ब्रेक डाउन कर देंगे। और उनकी जो प्रोडक्ट हैं C4B और C2A वो क्या होंगी, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हो जाएंगी। अब ये दोनों C4B और C2A जो हैं वो C3 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट करेंगी और C3 की ब्रेकडाउन से C3A और C3B बनेगा। और C3B जो है वो यहाँ पे आके फर्दर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये तीनों कंपोनेंट जो हैं वो C5 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो लेक्टिन पाथवे है इसकी भी प्रोडक्ट सेम होती हैं जैसे कि क्लासिकल पाथवे की होती हैं। बस फ़र्क कहाँ पे होता है, इनिशिएशन में फ़र्क होता है कि जो क्लासिकल पाथवे होता है वो एंटीबॉडीज़ की मदद से स्टार्ट होता है और जो लेक्टिन पाथवे होता है उसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है उसमें C5 कन्वर्टेज किस तरह से बनेगा। तो इसमें होता यह है कि जो प्लाज्मा के अंदर C3 होता है वो शुरू में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसमें होता यह है कि जो C3 होता है इसकी स्पॉन्टेनियसली जो है वो एक्टिवेशन हो जाती है, यानी कि विदाउट एनी स्टिमुलस या किसी एंटीजन या किसी एंटीबॉडी के ऊपर अटैच हुए बगैर क्या होती है, C3 की जो है वो एक्टिवेशन हो जाती है। और ये पार्शियल एक्टिवेशन होती है जिससे क्या होता है, C3 जो होता है वो C3H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस C3 के साथ अटैच हो जाता है फैक्टर B, ये जो जहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा फैक्टर B। अब इस फैक्टर B की एक्टिवेशन के लिए एक और फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर D।
ठीक है। तो ये फैक्टर डी क्या करता है, इस फैक्टर बी की ब्रेक डाउन करता है। तो जब इस फैक्टर बी की ब्रेक डाउन होगी तो उससे दो कंपोनेंट बनेंगे, बी स्मॉल बी और बी स्मॉल ए। तो उसमें जो बड़ा कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, स्मॉल बी वाला होगा। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि पाथवे में हमेशा स्मॉल बी ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ पे स्मॉल बी जो है वो इसके साथ रह जाएगा और स्मॉल ए जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा कि C3H2O और यहाँ पे उसके साथ अटैच है बी स्मॉल बी। अब ये जो एक कम्प्लेक्स बन गया है C3H2O बी स्मॉल बी, ये किसी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं है, ये अभी तक क्या है, फ्लूइड फॉर्म में है। और ये जो फ्लूइड फॉर्म में ये जो कम्प्लेक्स है ये C3 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट C3 कन्वर्टेज बना है ये फ्लूइड फॉर्म में बना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा के अंदर और C3 कंपोनेंट होंगे और C3 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा देगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे C3 की ब्रेक डाउन से दो कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे हमें पता है C3b बनेगा और C3a बनेगा। तो जो पाथवे होता है उसमें C3b इन्वॉल्व होता है। तो इसी वजह से ये क्या होगा, अब ये जो C3b है ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि अब ये मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो गया है। और जो C3a है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा। अब क्या होता है, फैक्टर बी यहाँ पे आके उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लू से शो कर देता हूँ C3b जो कि पहले यहाँ पे आके अटैच हो गया था, और उसके साथ येलो से मैं शो कर देता हूँ फैक्टर बी आके अटैच हो जाएगा। अब उसी तरह फैक्टर बी की यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर डी। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास जो ऑलरेडी अटैच है C3b, और बी की ब्रेक डाउन होने से जो बड़ा कंपोनेंट है बी स्मॉल बी वो यहाँ पे रह जाएगा मेम्ब्रेन के ऊपर, और बी स्मॉल ए जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे येलो से शो कर देता हूँ कि जो बी स्मॉल बी है वो मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हो गया है। तो ये मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन शो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो था C3 कन्वर्टेज ये किसी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं था, लेकिन यहाँ से जो है अब वो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये जो होता है पोर्शन, इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोपर्डन, वो यहाँ पे इनके साथ आके अटैच हो जाती है, इसके ऊपर यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। उससे क्या होता है, ये जो है इंटरेक्शन इनका C3b और बी स्मॉल बी का मेम्ब्रेन के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये जो है C3b और बी स्मॉल बी ये C3 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट करेंगे, C3 कन्वर्टेज एंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें अल्टरनेटिव पाथवे में दो तरह के C3 कन्वर्टेज एंजाइम बने हैं। एक क्या था, फ्लूइड फॉर्म में था, किसी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं था, और एक क्या बन गया है, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच फॉर्म में जो है वो हमारे पास C3 कन्वर्टेज बन गया है। तो अब ये क्या करता है, C3 कन्वर्टेज C3 की ब्रेक डाउन करेगा और उससे हमारे पास दो कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे, C3a और C3 स्मॉल b। जो स्मॉल a है वो डिटैच हो जाएगा, और जो स्मॉल b है वो क्या करता है, यहाँ पे जो है एक साइकिल दोबारा से यहाँ पे एक चल जाता है, यानी कि यहाँ पे C3b जो है वो b के साथ अटैच होगा, फिर b की ब्रेक डाउन होगी, दोबारा से C3 कन्वर्टेज बनेगा। तो इस तरह से ये साइकिल बनते बनते पूरी जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उसकी सरफेस के ऊपर C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जब C3b बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो अब वो क्या होंगे, इस कम्प्लेक्स के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे C3b, यानी कि ये जो है C3 कन्वर्टेज जो ऑलरेडी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच है उसके साथ एक और C3b आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो C3 कन्वर्टेज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब C3b बना देगा। तो अब यहाँ पे एक और C3b जो है वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये बन जाएगा, मैं इसको C3b को ब्लू से शो कर देता हूँ, C3b और येलो हमारे पास है b स्मॉल b, और एक और जो है वो C3b यहाँ पे आके अटैच हो गया है, ठीक है। और ये तीनों कहाँ पे हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर है। और इनको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे एक और प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपर्डन कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है C3b, b स्मॉल b और C3b,
इसको हम कहते हैं C5 कन्वर्टेज। तो अब आप देख लें कि जो क्लासिकल पाथवे था और जो लेक्टिन पाथवे था उसमें जो C5 कन्वर्टेज है वो है C4b, C2a और C3b। लेकिन जो अल्टरनेटिव पाथवे है उसमें जो C5 कन्वर्टेज बना है वो है C3b, b और C3b। अब इससे आगे जो स्टेप्स होंगे वो इन तीनों पाथवे के सेम होंगे। अब उसको मैं बताता हूँ कि किस तरह से होंगे। तो ये है, मैं एक मेम्ब्रेन को शो कर देता हूँ। ये हमारे पास बैक्टीरियल मेम्ब्रेन हो सकती है या कोई और मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो है वो C5 कन्वर्टेज बन गया है, जो कि ये है C5 कन्वर्टेज, और इन दोनों पाथवे से भी यहाँ पे C5 कन्वर्टेज बन गया है। तो दोनों क्या करेंगे, C5 की ब्रेक डाउन कर देंगे। तो जब C5 की ब्रेक डाउन होगी तो उससे भी हमारे पास क्या होगा, दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक को हम क्या कहेंगे C5a और एक को हम कहेंगे C5b। तो जैसे मैंने बताया कि जो बिग कंपोनेंट होता है B होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब क्या होगा, वो मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, C5 जो B है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, C5b जब यहाँ पे अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है, C6 को एक्टिवेट करवा देता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे C6 आके अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे कि C6 यहाँ पे आके अटैच हो गया है। अब जब C5b और C6 यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, अब क्या होगा, C7 एक कंपोनेंट होता है उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। अब ये जो C7 होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है और एक हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा वो मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा, और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो इनसाइड चला जाएगा मेम्ब्रेन के, ठीक है। यानी हाइड्रोफिलिक यहाँ पे रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो यहाँ पे चला जाएगा। इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, C5b आके अटैच हुआ, फिर C6 आके अटैच हुआ, और फिर अब आके C7 आके अटैच हो गया है, और ये मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, ये जो कम्प्लेक्स बन गया है C5b, C6 और C7, ये एक और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है C8, उसको एक्टिवेट करवा देते हैं। अब क्या होगा, C8 जो है वो यहाँ पे इनसाइड आ जाएगी, ठीक है। इसके भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो इनसाइड मेम्ब्रेन रहता है, और जो इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा वो आउटसाइड भी रहेगा और इनसाइड सेल भी चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो प्रोटीन आती है वो होती है C9, ठीक है। अब ये जो C9 होती है ये एक नहीं होती, बल्कि मोर देन 15 जो है C9 प्रोटीन जो है वो अब यहाँ पे रोल अदा करेंगी। वो किस तरह से, जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है C5b, C6, C7 और C8, अब क्या होता है, C9 आके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो C9 क्या करती है, वो होल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से इंसर्ट होती जाएगी, इस तरह से एक सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो जब ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 15 होती हैं या इससे भी ज़्यादा होती हैं, तो वो क्या करती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो होल कर देती हैं। तो ये क्या है, C9 जो है प्रोटीन्स हैं, और ये सब ने मिलके क्या किया है, एक होल क्रिएट कर दिया है मेम्ब्रेन के अंदर। यानी कि ये जो एक बैक्टीरिया था, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने होल क्रिएट कर दिया है C9 ने। जो शुरू में यहाँ पे बना था C5b और C6, C7 और C8, इसकी वजह से भी होल क्रिएट होता है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है, वो तकरीबन 10 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन इन C9 के आने की वजह से, जो कि 15 से होती हैं या इससे भी ज़्यादा होती हैं, वो जब यहाँ पे धंस जाती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो उससे जो होल बनता है वो तकरीबन 100 एंगस्ट्रॉम उसका साइज़ होता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अब जब यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर होल हो जाएगा, तो अब इस बैक्टीरिया की परमिबिलिटी जो है वो अब डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके जो इनसाइड कंपोनेंट हैं वो अब सेव नहीं रहेंगे, वो आउटसाइड आ सकते हैं, यानी कि अब इस बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC, यानी मैक भी कहते हैं इसको। यानी इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हुआ, ये जो पूरी मेम्ब्रेन है इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये जो है तीनों पाथवे जो होते हैं, क्लासिकल पाथवे,
लेक्टिन पाथवे और जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट ये होता है, यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जिनका मैग बनाने के अलावा अहम रोल होता है, वो है C3b। C3b जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि ये जब C3b तक बन जाता है तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे C3b तक कंपोनेंट्स बन गए हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे C3b बनता है तो जैसे मैंने बताया कि ये एक टैग के तौर पे काम करेगा। तो जब मैक्रोफेजेस आएंगे तो इस टैग को डिटेक्ट करेंगे और इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगे। तो C3b जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल कंपोनेंट जनरेट हुए थे जैसे C4a, इसी तरह हमारे पास C5a बन गया था और C3a बने हैं। तो ये इनका रोल मेजरली जो है वो इन्फ्लेमेशन को इन्हांस करने में होता है। तो ये था हमारा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।